दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में एक रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है लक्की भास्कर। यह फिल्म आपको 1992 की स्कैम की याद दिला सकती है, हर्षद मेहता के घोटाले की गूंज के साथ। फिल्म में इस स्कैम का संदर्भ काफी खूबसूरती से शामिल किया गया है। मुझे पता है कि आप सभी इस फिल्म की व्याख्या के लिए काफी उत्सुक हैं, तो लीजिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 29 मार्च 1992 से, जब हम भास्कर को सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसे सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे हिरासत में लेकर उसके खुद के ऑफिस मगधा बैंक ले जाया जाता है, जहां वो एक जूनियर पोस्ट पर काम करता था और उसकी सैलरी करीब 6,000 रुपये थी। उसी समय उसे पता चलता है कि सीबीआई उसके घर भी पहुंच चुकी है और दस्तावेजों की जांच कर रही है। उसकी पत्नी फोन पर बिना घबराए ये खबर उसे देती है। इसके बाद भास्कर हमें कहानी को फ्लैशबैक में ले चलता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि भास्कर मगधा बैंक में काम करता था। उसकी सैलरी तो 6,000 थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने मार्केट से काफी कर्जा भी उठा रखा था। बैंक में वो एक डिसेंट एम्प्लॉय माना जाता था और हमेशा समय से पहले अपना काम निपटा देता था। इसी मेहनत की वजह से उसे 2-3 बार ईयर ऑफ द एम्प्लॉय का खिताब भी मिला था। उस दौर की बात करें तो 1992 में बैंक में इतने कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे और ज़्यादातर काम मैनुअली होता था। कंप्यूटर डेटा को हर कुछ महीनों में अपडेट किया जाता था, लेकिन तब तक कागजी फाइल्स का ही सहारा होता था। भास्कर की जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स थे। वो एक कार लेना चाहता था, लेकिन उसकी 6,000 की सैलरी में यह संभव नहीं था। ऊपर से उसने मार्केट से काफ़ी कर्जा ले रखा था। बैंक के वो लोन जिसे लोग चुकता नहीं कर पाते थे, उन पर बैंक कोई न कोई संपत्ति जब्त कर लेता था। जब वह घर लौटता है, बैंक की जब्त की गई प्रॉपर्टी में से एक मारुति कार पर उसकी नज़र जाती है और वह सपना देखता है कि एक दिन वह भी ऐसी कार का मालिक बनेगा। इसी दौरान वह कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए थोड़ा बहुत कमीशन का काम भी कर लेता था। ऐसे ही एक दिन एक आदमी एंथनी आता है और भास्कर से 1 लाख का लोन मांगता है। भास्कर उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई संपत्ति है जिसे वह गिरवी रख सके। एंथनी कहता है कि उसके पास अभी कोई एसेट नहीं है, लेकिन पोर्ट से जो सामान आने वाला था वो अब आ चुका है और वो ही उसका एसेट है। इस पर भास्कर जवाब देता है कि इस तरह के एसेट्स पर बैंक लोन नहीं देता और इतनी बड़ी रकम उसे नहीं मिल सकती। यह कहकर भास्कर वहां से चला जाता है। घर लौटते समय भी भास्कर मोहल्ले में लोगों से बचते बचाते आता है, क्योंकि उसने उनसे भी उधार लिया हुआ है। अब अगर भास्कर के पारिवारिक हालत पर नजर डालें तो उसके पिता पहले एक कारोबारी थे जो अपने दोस्त के साथ बिजनेस करते थे, लेकिन नुकसान होने के बाद से वो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, किसी को कोई सलाह मशवरा नहीं देते। भास्कर की पत्नी श्रीमती का सपना है कि वो अचार का बिजनेस शुरू करे, लेकिन भास्कर उससे कहता है कि पहले पुराने कर्जे निपटा ले, फिर बिजनेस की सोचे। परिवार आर्थिक तंगी झेल रहा है और जैसे कि अक्सर होता है, रिश्तेदारों का व्यवहार भी पैसे की कमी के चलते बदल चुका है। भास्कर को भी ताने सुनने पड़ते हैं। भास्कर की सैलरी केवल 6,000 है, जिसमें घर की सभी जरूरतें पूरी करना कठिन है। ऊपर से उसने और श्रीमती ने भागकर शादी की थी, जिससे श्रीमती के परिवार वाले भी उससे नाराज हैं। ऐसे हालत में कोई उसे क्या स्वीकारेगा, वो भी तब जब उसकी तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपये है। अगले दिन भास्कर जब ऑफिस पहुंचता है तो एंथनी फिर उससे मिलता है और इस बार 2 लाख रुपए का लोन मांगता है। वो भास्कर को पूरी योजना समझाता है। मलेशिया से इलेक्ट्रॉनिक टीवी से भरा जहाज आया है, जिसमें मौजूद टीवी उसने 1 लाख रुपए में खरीदे हैं। इंडिया में वो टीवी बेचने की योजना थी, लेकिन उसके साझेदार बीच में ही साथ छोड़कर चले गए और अब उसे पूरा माल खरीदने के लिए 2 लाख रुपए और चाहिए। एंथनी कहता है कि अगर उसे यह रकम मिल जाए तो वह सभी टीवी खरीद सकता है और उसी दिन उन्हें दोगुने दाम में बेच सकता है, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग बहुत ज़्यादा है। इससे वह भास्कर का लोन भी एक ही दिन में चुका देगा और ऊपर से कुछ कमीशन भी देगा। यह प्रस्ताव भास्कर को भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके पास इतनी रकम नहीं है। तभी उसका दोस्त सांबा उसे याद आता है कि उसका साला एक कोऑपरेटर है। भास्कर उससे पैसे मांग सकता है, लेकिन भास्कर को यह विकल्प पसंद नहीं है,
क्योंकि उसे पता है कि उसका साला उसे उल्टा जवाब देगा या ताना मारेगा और शायद अपने साथ काम करने को भी कहेगा। फिर भी भास्कर कहता है कि एक बार कोशिश कर ही लेता हूँ। भास्कर अपने साले से बात करने की सोच ही रहा था कि रास्ते में मोहल्ले का एक शख्स पाटल उसे पकड़ लेता है। पाटल वो व्यक्ति है जिससे भास्कर ने कर्ज लिया था। पाटल सबके सामने भास्कर की बेइज्जती करता है और उसे थप्पड़ मारता है, उसका शर्ट भी फाड़ देता है और उसकी बजाज स्कूटर भी तोड़ देता है। यह घटना भास्कर के लिए बेहद शर्मनाक होती है, क्योंकि पूरे मोहल्ले के सामने उसे इस तरह से अपमानित होना पड़ता है। पाटल केवल स्कूटर को तोड़ता ही नहीं है, बल्कि उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि पैसे चुकाने पर ही स्कूटर वापस मिलेगा। भास्कर मायूस होकर घर पहुंचता है, लेकिन अपनी पत्नी को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताता। अगले दिन पैसे न होने के कारण भास्कर पैदल ही बैंक पहुंचता है। बैंक में पहुंचते ही उसे झटका लगता है, क्योंकि जिस प्रमोशन का उसे हक था वो किसी और को दे दिया गया था। ऑफिस पॉलिटिक्स ने फिर से उसे चोट दी थी। भास्कर एक मेहनती कर्मचारी था जो हमेशा अपना काम समय से पहले पूरा करता था और कई बार बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी जीत चुका था। इस नाइंसाफी से दुखी होकर वो सीधे रीजनल मैनेजर के केबिन में जाता है और अपना गुस्सा जाहिर करता है। वह कहता है कि वह बेस्ट एम्प्लॉय होने के बावजूद प्रमोशन उसको नहीं मिला, जबकि जिस व्यक्ति को प्रमोशन दी गई है वह केवल मैनेजर की चाटुकारिता करता है और उसी के समुदाय का है। मैनेजर, जो उससे ऊंचे पद पर है, भास्कर को जवाब देते हुए कहता है कि वह खुद भी ऑफिस के बाहर गैर कानूनी काम करता है, जैसे कि लोगों की डिपॉजिट भरना और लोन करवाना। मैनेजर कहता है कि अगर वह इसकी रिपोर्ट जीएम को कर दे तो भास्कर की नौकरी भी जा सकती है और उसे 6000 भी नसीब नहीं होंगे। यह सुनकर भास्कर हाथ जोड़कर माफी मांगता है और उससे प्रार्थना करता है कि उसकी नौकरी न छीनी जाए। ऑफिस के सभी कर्मचारी यह नज़ारा देख रहे होते हैं और भास्कर को उनके सामने भी अपमान सहना पड़ता है। इस अपमान के बावजूद भास्कर पूरे दिन ऑफिस में काम करता है। शाम को जब वह अपने दोस्त के साथ बैठा होता है तो यह घटनाएं उसे भीतर से परेशान कर रही होती हैं। तभी एंथनी फिर से भास्कर से मिलता है और इस बार भास्कर बिना कुछ कहे सीधे उसे 2 लाख थमा देता है। भास्कर एंथनी को बताता है कि ये पैसे उसने बैंक से चुराए हैं और अगर उसे यह रकम वापस नहीं मिली तो वह जेल चला जाएगा और शायद उसका पूरा परिवार आत्महत्या कर ले। भास्कर एंथनी पर पूरा भरोसा कर रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कहीं भी सम्मान नहीं बचा था, न घर में न ऑफिस में। 6000 की तनख्वाह से उसकी गृहस्थी भी मुश्किल से चल रही थी। यह रकम भास्कर ने एंथनी के ऊपर भरोसा करके अपने जोखिम पर बैंक से उठाई थी। अब मानो ये तीनों एक टीम बन चुके थे। सभी को एक दूसरे के राज मालूम थे, कैसे भास्कर पैसा जुटा रहा है और किस तरह का बिजनेस किया जा रहा है। जिस दिन भास्कर ने पैसे दिए थे वो शनिवार था। सोमवार को बैंक खुलते ही उसे वो पैसा वापस जमा करने थे ताकि कोई शक न कर सके। भास्कर पूरी रात इंतजार में बैठा रहा कि टीवी डबल प्राइस में बिक जाएंगे और उसे बैंक का पैसा भी वापस मिल जाएगा और खुद का कमीशन भी। अंततः सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। टीवी डबल प्राइस में बिक गए, भास्कर को उसका हिस्सा मिला और उसने बैंक का पैसा भी सोमवार को सुबह ही चुपके चुपके वापस जमा कर दिया। भास्कर ने अब मानो एक नया रास्ता ढूंढ लिया था। हर शनिवार को वह एंथनी को पैसा देता और सोमवार को बैंक में जमा कर देता, बिना किसी को भनक लगे। एंथनी के विदेशी कनेक्शन थे, जिससे वह इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाता था और दूने दामों में बेचता था। इन तीनों पार्टनरों के बीच मुनाफा बराबर बढ़ता था। फिर तीनों ने तय किया कि अगर वो बड़े पैमाने पर माल मंगाते हैं तो टैक्स कम कराने के लिए उन्हें एक फर्जी नाम पर सामान मंगाना चाहिए। टैक्स बचाने के बाद वो सामान को यहीं असेंबल कर बेचते थे। उनका धंधा शानदार तरीके से चल निकला था। भास्कर की जिंदगी अब पटरी पर आ रही थी। उसे अच्छे पैसे मिलने लगे थे। बेटे का जन्मदिन भी उसने धूमधाम से मनाने लगा। पत्नी को साड़ियाँ और गहने देने लगा और खुद भी नए कपड़े पहनने लगा। रिश्तेदारों की ईर्ष्या अब साफ नजर आने लगी। भास्कर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था, क्योंकि पैसे की गर्मी महसूस होने लगी थी। वह ज्यादा समय बाहर बिताने लगा, शराब भी पीने लगा और पत्नी सुमित्रा भी ये बदलाव महसूस करने लगी। अचानक एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी में इतने पैसे आने से उसकी आदतें बदलने लगी थीं, लेकिन यह सब भास्कर की समझ से परे था। बेटे के बर्थडे पार्टी में एंथनी और सांबा दोनों आए थे। पार्टी के दौरान एंथनी ने भास्कर से अपने दिल की बात साझा की।
उसने बताया कि जब उसके पार्टनरों ने उसे धोखा दिया था तो वह पूरी तरह से कर्जे में डूब गया था, लेकिन भास्कर और सांबा के साथ साझेदारी करने के बाद उनका बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया है और अब उसने इतना पैसा कमा लिया है कि उसका बेटा विदेश में पढ़ रहा है। एंथनी ने बताया कि उसका बेटा उसे विदेश बुला रहा है और वह अब अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की सोच रहा है। इस बार एंथनी ने भास्कर को एक बड़ा दांव खेलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि दुबई से 3 बेशकीमती बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां आ रही हैं। इन कारों को खरीदकर आगे बड़ी कीमत में बेचा जा सकता है, पर इसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी। भास्कर ने पहले 2 लाख की चोरी की थी, लेकिन इस बार रकम काफी बड़ी थी। उसे मालूम था कि अगर इस बार पकड़ा गया तो जेल जाना तय है और उसकी पूरी फैमिली भी इस संकट में घिर सकती है। लेकिन एक बार पैसों का स्वाद चख लेने के बाद भास्कर ने तय कर लिया कि वह यह जोखिम उठाएगा। उसने फिर बैंक से 10 लाख रुपए चुरा लिए। हालांकि दुबई से गाड़ियां कंटेनर में आ चुकी थी, पर जिस डीलर को भास्कर और एंथनी ने गाड़ियां बेचनी थी उसे पुलिस ने किसी और मामले में गिरफ्तार कर लिया था। गाड़ियों का बिकना अब मुश्किल था और भास्कर को उसी दिन बैंक में रकम भी लौटानी थी। इसके बाद भास्कर ने एक और योजना बनाई। उसने कुछ गरीब भिखारियों को थोड़ा पैसा देकर नेताओं के कपड़े पहनाए और एक आकर्षक महिला को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। खुद भी एक नेता की तरह वो इन भव्य इंपोर्टेड गाड़ियों में बैठे। भारत में नेताओं के काफिलों को आमतौर पर रोकने का साहस पुलिस नहीं करती थी और इसी का फायदा उठाकर भास्कर ने गाड़ियां बिना किसी परेशानी के गोवा तक पहुंचा दी। गोवा में बिजनेसमैन और अमीर लोग आसानी से ऐसी गाड़ियां खरीद लेते हैं और भास्कर ने इन कारों को बढ़िया कीमत पर बेच डाला। कैश में रकम मिलने के बाद भास्कर को अच्छा खासा मुनाफा भी हो गया। एंथनी अब अपने बेटे के पास अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था और जाते समय उसने भास्कर को अलविदा कह दिया। अगले दिन सोमवार को भास्कर पैसे लेकर बैंक पहुंचा, लेकिन बैंक में पहले से ही पुलिस और सीबीआई की टीम मौजूद थी। उन्हें सूचना मिल चुकी थी कि बैंक में कोई बड़ा घोटाला चल रहा है। पुलिस की मौजूदगी देखकर भास्कर की हालत खराब हो गई। भास्कर जब पुलिस और सीबीआई को बैंक में देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि बैंक का रीजनल मैनेजर और जूनियर आरएम को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, क्योंकि वो भी बैंक में गड़बड़ कर रहे थे। भास्कर को अचानक एहसास होता है कि उसके पास भी 10 लाख रुपए से भरा बैग है और वह कभी भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन भास्कर की चालाकी फिर से काम आती है। वह उस बैग में पुराने नोट मिला देता है और किसी तरह से बच निकलता है। हालांकि उसे लगातार डर बना रहता है कि एक दिन यह खेल खत्म हो सकता है। भास्कर को जल्द ही पता चलता है कि उसके छोटे भाई को विदेश में स्कॉलरशिप के साथ नौकरी मिल गई है, लेकिन जाने के लिए काफी खर्चा होने वाला है। अपने भाई के उज्जवल भविष्य के लिए भास्कर अपने कमाए सारे पैसे उसकी शिक्षा और रहने की व्यवस्था में लगा देता है। अब उसके पास फिर से बहुत कम पैसे बचे होते हैं। अगले दिन भास्कर जब बैंक में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि बैंक के चेयरमैन ने आरएम और जूनियर आरएम के अरेस्ट होने के बाद कुछ नियम बदल दिए हैं और इसी के साथ भास्कर को एक बड़ा प्रमोशन मिल जाता है। उसे असिस्टेंट जीएम के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और उसकी सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 19,000 हो जाती है। भास्कर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अब इतने पैसे भी उसकी नई महत्वाकांक्षाओं के लिए काफी नहीं लगते। चेयरमैन उसे और भी अधिक प्रभावित करने के लिए ऑफर करता है कि अगर उसे कुछ अतिरिक्त सुविधाएं चाहिए तो बता सकता है। इसके साथ ही चेयरमैन उसे एक खास क्लाइंट को हैंड ओवर करने का निर्णय भी लेता है। वह नाम है हर्षद मेहता। जैसे ही भास्कर इस नाम को सुनता है उसके कानों में वही प्रसिद्ध म्यूजिक गूंजने लगता है। हर्षद मेहता का नाम सुनते ही भास्कर को अंदाजा हो जाता है कि ये एक बहुत बड़ी डील साबित हो सकती है। अब बैंक में बीआर का सिस्टम चलाया जा रहा था। बीआर सिस्टम के अंतर्गत 2 बैंक एक दूसरे को लोन दे सकते हैं, जिसमें ब्रोकर का रोल अहम होता है। हर्षद मेहता इसका फायदा उठाता है। वह बीआर का इस्तेमाल कर दूसरे बैंक से पैसे उधार लेता है और इस प्रक्रिया में बिचौलियों का लाभ उठाकर भारी गड़बड़ी करता है। भास्कर को जल्द ही पता चलता है कि हर्षद मेहता कैसे इस पूरी व्यवस्था में अपना घोटाला कर रहा है। भास्कर को जब हर्षद मेहता के असिस्टेंट के माध्यम से पूरे घोटाले का खेल समझ में आता है तो उसे हर्षद मेहता की असली योजना भी साफ नजर आने लगती है। वह देखता है
कि कैसे हर्षद मेहता बैंक से मिलने वाला बीआर का पैसा सीधे बैंक में जमा नहीं करता, बल्कि उसे शेयर मार्केट में लगाता है। पहले से खरीदे गए शेयरों की कीमत वह कृत्रिम रूप से बढ़ता है और फिर उनके शीर्ष पर पहुंचते ही बेचकर काफी मुनाफा कमाता है। इस बीच जब शेयर की कीमत गिरती है तो बैंक का पैसा लौटाने का समय भी आता है और बैंक में वह बीआर अमाउंट जमा कर देता है। भास्कर इस खेल में सीधे दखल देता है। हर्षद के असिस्टेंट से एक डील करता है जिसमें तय होता है कि हर बीआर पर वह 1% कमीशन लेगा। साथ ही हर्षद के निवेशों की जानकारी पहले से मिलेगी ताकि वह भी शेयर के निचले स्तर पर खरीद सके और ऊंचे स्तर पर बेचकर मुनाफा कमा सके। यह कूटनीतिक समझौता उसे भारी मुनाफा दिलाने लगता है। अपने काले धन को सफेद करने के लिए भास्कर लॉटरी, घुड़दौड़ और अन्य ऐसे तरीकों में निवेश करता है जिनसे टैक्स कटने के बाद उसका पैसा सफेद हो सके। धीरे धीरे वह सीबीआई से यह कहने की स्थिति में पहुंच जाता है कि उसने स्टॉक इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी दौलत बनाई है। इस तरह भास्कर अब करोड़ों में खेलता है और हर्षद मेहता के साथ नियमित ट्रेडिंग करता है। लेकिन अधिक पैसे की लत ने उसकी निजी जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया था। अब वह अपने कर्मचारियों से ठीक से बात नहीं करता था, अपने परिवार को समय नहीं देता और शराब की लत में डूब चुका था। इस तरह भास्कर के जीवन में रिश्तों की जगह धन की चमक ले चुकी थी। एक दिन उसके केबिन में उसका मैनेजर आता है और बीआर को लेकर बातचीत चलती है। भास्कर उसे बताता है कि हर्षद मेहता की तरफ से 91 करोड़ का बीआर आने वाला था, लेकिन मैनेजर चौंक जाता है और कहता है कि हर्षद के बीआर आमतौर पर 1 या 2 करोड़ के होते हैं जिन्हें वह खुद साइन करता है। अब भास्कर को एहसास होता है कि हर्षद मेहता नकली सिग्नेचर करके बैंक से बीआर लेता रहा है और वह बिना जांचे परखे उस पर भरोसा करके उसे मंजूरी देता रहा है। इस रहस्योद्घाटन के बाद मैनेजर इतना घबरा जाता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। भास्कर अब इस घोटाले की गहराई और उसके गंभीर परिणामों को समझता है, लेकिन इस खेल में वह भी इतनी गहराई तक डूब चुका है कि निकलना मुश्किल लगने लगता है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि भास्कर की जिंदगी में अपने गलत रास्तों के कारण काफी उथल पुथल मच चुकी थी। घर में हर दिन झगड़े होने लगे थे और उसके पिता, जो खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट थे, आखिरकार उससे सवाल करने लगते हैं। उन्हें संदेह होता है कि भास्कर जो पैसे कमा रहा है वह ईमानदारी से नहीं आ रहा है। भास्कर अपने पिता को सारा सच बता देता है। इस खुलासे के बाद भास्कर के पिता उसे एक सुझाव देते हैं कि इन सब से निकलने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। अगले दिन ऑफिस में एक सीनियर अधिकारी भास्कर पर दबाव डालता है कि वह हर्षद मेहता के बीआर को अप्रूव करे, लेकिन भास्कर इस बार ऐसा करने से इनकार कर देता है और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। जल्द ही सीबीआई के अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि अगर वह बीआर को अप्रूव नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी जाएगी। इसमें सीबीआई अधिकारी भी शामिल हैं जो हर्षद मेहता के पक्ष में काम कर रहे थे। भास्कर के पास कोई और विकल्प नहीं बचता और वह मजबूरन सभी दस्तावेजों पर साइन कर देता है, यहाँ तक कि अपने अकाउंट के करोड़ों रुपए भी हर्षद को देने का वादा कर देता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब कुछ दिन बाद हर्षद के लोग बैंक में वह पैसे निकालने जाते हैं और पता चलता है कि वह रकम वास्तव में वहां नहीं है। यहाँ पर खुलासा होता है कि भास्कर ने पहले ही बैंक के धीमे प्रोसीजर का फायदा उठाकर सारे पैसे निकाल लिए थे। इस चाल की योजना उसके पिता ने ही बनाई थी, जो एक अनुभवी चार्टेड अकाउंटेंट थे और बैंकिंग सिस्टम की सभी कमजोरियों को समझते थे। उन्होंने भास्कर को सलाह दी थी कि वह अमेरिका में एक प्लॉट खरीद ले और ग्रीन कार्ड के जरिए अपने पूरे परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो जाए, ताकि सीबीआई और आरबीआई जैसे संस्थान उस पर कोई कार्रवाई न कर सके। भास्कर भी अपने पिता की इस योजना पर अमल करता है और 100 करोड़ रुपए लेकर अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है। यहीं पर फिल्म लक्की भास्कर की कहानी खत्म होती है दोस्तों, जिसमें एक आम बैंक कर्मचारी से लेकर करोड़ों का घोटाला करने वाला व्यक्ति बनने की कहानी को दिखाया गया है, जो अंत में अपनी चालाकी से बच निकलता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।